हाज़रीन नशिस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं समद अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल फ़ी किताबिन मुबीन, क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ा बअदल ख़लक़। कुरान मजीद की ये आयत, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि कह दो ए रसूल कि रूए ज़मीन पर चल कर देखें कि अल्लाह ने इनके लिए क्या क्या निशानियाँ बनाई हैं। इसी आयत के मुतालिक आज की इस नशिस्त का टॉपिक है, जो वेस्टर्न घाट एंड कम्युनिटीज़ का आउटरीच है अंजुमन वज़ीफ़े सादात को लेके। इसके बारे में मैं चाहूँगा वज़ाहत से जो आपको बता सकते हैं, जनाब हलीम ज़ैदी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो इस टॉपिक की वज़ाहत करें। जनाब हलीम ज़ैदी साहब। में आ गया। हाज़रीन सलाम अलैकुम। आज का ये खूबसूरत दिन एक ऐसी फ़ाल तंजीम जिसे हम अंजुमन वज़ीफ़े सादात व मोमिनीन के नाम से जानते हैं, इसका मकसद शायद हिंदुस्तान के तमामी हज़रात जो ज़ी-शऊर लोग हैं, किसी न किसी हवाले से, तालीम से और किसी भी किस्म की चैरिटी से जुड़े हैं, वो जानते हैं। आज खुशा नसीब हमारे दरमियान पूरी इंडिया को जो लीड कर रहे हैं, इसमें जनाब ज़मानत अली साहब यहाँ लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। उनकी टीम पूरी यहाँ तशरीफ़ लाई है। इसका पूरा तारुफ़ आपके सामने अभी जो हमारे नाज़िम हैं आज के, वो पेश करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए, चूँकि मैं पूना का लोकल सेक्रेटरी होने की हैसियत से वज़ीफ़े सादात के लिए कि जो काम किया जा सकता है, यहाँ दीगर तंजीमें भी काम कर रही हैं और वज़ीफ़े का काम चूँकि फ़ितरत साहब मरहूम पहले देखते थे और आज यहाँ के उलमा की सरपरस्ती हमें हाजिर है। तो जैसा कि अभी तय करार पाया है, मैं सिर्फ उन दो बातों के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक तो ये है कि आज हमारे आज की इस मीटिंग के मेहमान ज़ी वक़ार हमारे बुज़ुर्ग आली क़द्र मौलाना सैयद वज़ीर साहब हैं। आप लोग उनकी तायीद करें कि वो मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से रहेंगे। और दूसरे क़िबला हमारे जो IZCC में हैं, ये भी मेहमान ख़ास हैं आज के, हमारे तालीम से जुड़े हुए हैं। आज की सदारत की ज़िम्मेदारी वज़ीफ़े सादात की तरफ से जो मुझे बताया गया है, और यहाँ महाराष्ट्र उलमा बोर्ड के जो हेड हैं, सरबराह हैं, अमीर उलमा जनाब मौलाना सैयद असलम रिज़वी साहब आज की इस बज़्म की सदारत कर रहे हैं। आप लोग नारे सलवात भेज के उनकी तारीफ़ करें। वज़ीफ़े का अपना क्या मिशन है? वज़ीफ़ा जहाँ एक तरफ फ़ी देता रहा था और तमामी पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में इससे जुड़े हुए लोग हैं और बहुत बहुत बड़े डोनर्स हैं और जो फ़ाल काम कर रहे हैं, वो लोग किस तरह से हम स्टूडेंट की मदद करते हैं। आप यकीन जानिए कि बड़े बड़े डिग्रीज़ के लिए, बड़े बड़े कोर्सेज़ के लिए वज़ीफ़े सादात ने मदद की है, इमदाद की है। लेकिन ये बिना किसी ताउन के मुमकिन नहीं है। आप सब लोग किस तरह से, कौन किस तरह से, आज डिजिटल वर्ल्ड है, मदद करने के तरीक़े बदल गए हैं, मौक़े बदल गए हैं, किस तरह से कौन क्या कर सकता है, कौन काउंसलिंग कर सकता है, क्या है, ये सारा एक पूरा एक प्रोग्राम है जो आपके सामने
कम वक्त में सिस्टमेटिक स्पेसिफिक स्टाइल में आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। और आज के इस प्रोग्राम को चूँकि आगे और फैलाते हुए सारी बातें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगी, मैं इस हैसियत से चूँकि सबसे पहले हमारी बज़्म का, हमारी महफ़िलों का, हमारे मजालिस का जो भी प्रोग्राम होते हैं उनका एक ट्रेडिशन रहा है कि कलाम मजीद की तिलावत से हम उसका आगाज़ करते हैं। आइए मैं आज के इस प्रोग्राम के कलाम मजीद की तिलावत के लिए एक अहम नाम, यकीन जानिए मरकज़ ज़हरा में जब भी हम हाज़िर होते हैं और नमाज़ पढ़ते वक्त जो क़िबला वज़ीर साहब की जो क़िरत और उनका लबो लहजा, ऐसा लगता है कि कानों के रास्ते से वो सारी आवाज़ें तहलील होकर रूह तक पहुंच गई हैं और दिल के दरवाजे वाह होने के बाद वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचना चाहिए। तो मैं गुज़ार हूँ अली क़द्र मौलाना सैयद वज़ीर साहब के हुज़ूर कि वो कलाम मजीद की तिलावत के लिए यहाँ हाज़िर हूँ। आप लोग नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये आज के हमारी इस महफ़िल के ख़ास रुकन और मेहमान अली क़द्र शाहिद प्रधान जी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और एजुकेशन की दुनिया में एक बूम और किस तरह से प्रोजेक्ट बना के कैसे वर्क किया जाए नफ्सियात से लेके आज के हालात को कनेक्टेड करने के बाद एक नया प्लान आपके सामने और आवाम पे इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका रिज़ल्ट निकालने का पूरा जो मामला है वो शाहिद भाई ने बहुत कुछ तजुर्बात और प्रैक्टिकल्स किए हैं, उसमें स्टूडेंट्स को कामयाब किया है। ये यूशा भाई इधर आ जाइए। तो यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी चेहरे, मेहदी भाई, इरफान भाई, रिजवान साहब, रियाज पटेल साहब, कुतुब भाई, यूशा सैयद, वसी भाई और हमारे किरदार साहब, दीगर नाम कर लूँगा तो वक्त गुजर जाएगा। जी ले दिया मैंने उनका नाम, जी ले दिया है। और बाकी बहुत पैनी निगाह रखते हैं अली क़द्र मौलाना असलम रिजवी साहब कि जो लोग कहीं ना कहीं मुझसे अगर स्लिप होंगे तो यकीनी तौर पे खुतबे सदारत में वो लोग ऐड हो जाएंगे। जी जी आइए, चूँकि अलमिज़ाहुल मोमिन इबादा, मोमिन की मोमिन से मजाक करना इबादत है और मजाक उड़ाना गुनाह है। तो बहरहाल ये एक खुशी का लम्हा है। ये सारे लोग इतने अच्छे हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक सारे फॉर्मेट में आ जाते हैं, असलम साहब भी और किबला भी। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से कलाम मजीद की तिलावत हो चुकी, मैं गुज़ार हूँ सैयद साहब, मिर्ज़ा साहब और ख़ास तौर से फितरत साहब जो अरकान और बानियान अंजुमन वज़ीफ़े सादात हैं, उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ईसाले सवाब कर दें ताकि शुरुआत यहाँ से हो। क्या नाम है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप प्रोग्राम चलाओ, ठीक है? चलिए ये हमारा तौर और तरीक़ा रहा है कि जो लोग बानियान रहे, बुनियाद के वो पत्थर
जिनके ऊपर ये बिल्डिंग तैयार है वो भले ही नज़र ना आए, लेकिन उनके ऊपर जो इमारत है वो नज़र आती है। तो हम किसी को फरामोश नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने जिस वक्त इस अंजुमन को बनाया था तो हिंदुस्तान के तमाम ही अपनी कौम से जुड़े हुए लोग, चाहे वो नवाबीन रहे हों और पूरे हिंदुस्तान के ज़मींदार, ताल्लुक़दार, दीगर तमाम लोगों को जोड़ा था और उनका तमाम ताउन था। तब से लेके अब तक बुकलेट में सारे सबके लिखे जाते थे। ये एक सिलसिला है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पूरा तय करार दिया गया था। समद अब्बास साहब इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपने तिलावत सुनी है और ये सवाब का काम हुआ है। नातिया एक दो शेर रसूल के हवाले से मैं पेश करने जा रहा हूँ, आप लोग सवाब पढ़ दो। बस इसी से जाहिर है मर्तबा मोहम्मद का, बस इसी से जाहिर है, बस इसी से जाहिर है मर्तबा मोहम्मद का। कुछ न था जब आलम में नूर था मोहम्मद का, कुछ न था जब आलम में नूर था मोहम्मद का। और साया बन के रहते हैं साथ में अबू तालिब, साया बन के रहते हैं साथ में अबू तालिब। किसमें दम है जो रोके रास्ता मोहम्मद का, किसमें दम है जो रोके, किसमें दम है जो रोके रास्ता मोहम्मद का। बतौर खास ये शेर और इस जाविये से देखें कि जब अली ने सोने से मर्जी खुदा पाई, जब अली ने सोने से मर्जी खुदा पाई, कितना कीमती होगा जागना मोहम्मद का, कितना कीमती होगा, कितना कीमती होगा जागना मोहम्मद का। या हो सीने अकबर, या हो वो लबे असगर, या हो सीने अकबर, या हो वो लबे असगर। हर कहीं पे मिलता है हौसला मोहम्मद का, हर कहीं पे मिलता है हौसला मोहम्मद का। ये आखिरी शेर और आज के दौर का ये शेर कि जब बतौर खास सलवात पढ़ दीजिए आप लोग। क्या क्या कर दिया ये इसे संभालो, ये क्या है? ये लाइट बंद कर दी है। नहीं बंद कर दी है। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी बस बस इसी से जाहिर है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और ये अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इस रदीफ को निभाना जो शोरा इकराम उलमा बैठे हैं, बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ कि बाद मुरसले आज़म रब ने हमको बख्शा है, बाद मुरसले आज़म रब ने हमको बख्शा है। मुर्तजा से मेहदी तक सिलसिला मोहम्मद का, मुर्तजा से मेहदी तक
सिलसिला मोहम्मद का, ए हलीम किस्मत का। औज पर सितारा है, ए हलीम किस्मत का। औज पर सितारा है, जब से मिल गया मुझको नक्शे पा मोहम्मद का। जब से मिल गया मुझको नक्शे पा मोहम्मद का। ये ज़िक्र खुदाबंदी, कलाम खुदाबंदी के साथ ये हमारा तहज़ीब का एक हिस्सा रहा कि ज़िक्र अहले बैत करने के बाद ऐसी नात, जो नात और सलाम दोनों थी, वो मैंने यहाँ पेश कर दी। और आज की दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात थी, मौला अली ने जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से वसीयत की थी, उसका एक पार्ट है जो मौला हसन ने कहा था कि बेटा हसन, तुम्हारी जंग हमारे ख़ास दो दुश्मनों से है। अगर ये जिस्म रखते होते तो मैं इन्हें कत्ल कर देता, लेकिन अफसोस ये जिस्म नहीं रखते, फैलते हैं। तुम्हारी अज़ली जंग इन्हीं से है। तो उन्होंने पूछा था कि बाबा ये हमारे कौन दो दुश्मन हैं? तो उन्होंने कहा था एक गुर्बत और एक जहालत, ये दो दुश्मन हैं। अगर कहीं गुर्बत है तो ईमान कब ज़ाया हो जाता है पता नहीं चलता है, और जहाँ जहालत होती है, सब कुछ हो, वहाँ से कैसे ईमान ज़ाया हो जाता है। तो अंजुमन का मेन मकसद कौम व माशरे से जहालत ख़त्म हो, गुर्बत दूर हो। जहाँ जहालत दूर हो जाती है, इल्म की रोशनी आ जाती है। वरना रसूल ये नहीं कहते कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। ये हम इल्म वाले लोग हैं, और इल्म के हवाले से इस ज़माने को जहालत के अंधेरों से निकाला है। जो इनके दर पे आ जाए वही तकदीर वाला है। मोहम्मद को, अली को, दीन को एक साथ एक घर में खुदाए पाक शाहिद है, अबू तालिब ने पाला है। ये मिशन, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और वो आपके सामने जनाब शमसी साहब हैं हमारे, जो आज़मगढ़ से हैं और IT कंपनी के मालिक हैं, चलाते हैं, पूरी तरह से वजीफ़े से जुड़े हुए हैं। जनाब समद अब्बास साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और आज के इस प्रोग्राम की बागडोर संभालें, कैसे इसे चलाना है और ले जाना है, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, पूरी सेट है। आप लोग उनके इस्तकबाल में एक सलवात पढ़ दीजिए ताकि शुरुआत। ठीक है, आप ही से चेहरा है ना, हाँ वही ले ले। अच्छा अच्छा, हाँ। अरे नवान भाई, मैं इस प्रोग्राम से मुतालिक मेहमान खुसूसी के तौर पे और जो स्पीकर्स हैं उनके तौर पे कुछ फहरिस्त मेरे पास है जो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कुमैल असगर ज़ैदी साहब जो अभी यहाँ पर रास्ते में तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, कुछ ही देर में इमाम जुमा पूना मौजूद होंगे, जो वजीफ़े सादात व मोमिनीन के लिए मशअल राह का काम कर रहे हैं। और ताबसरा मौलाना हसन अब्बास फितरत आली अल्लाह मकामा के मिशन को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना वज़ीर हसन साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम हसन इमाम अस्करी साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम शाहिद अली प्रधान साहब जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी बड़ी ख़िदमात हैं एजुकेशन लाइन में, खुसूसन एजुकेशन लाइन की उस फील्ड में जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
आपने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। और हमारे बीच मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना असलम साहब। आप चीफ ऑफ शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र हैं और आपसे हम गुजारिश करेंगे इसके बाद तकरीर की। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसी आबदी साहब, यही पुणे से हैं, मौजूद हैं वसी आबदी साहब। और रिजवान भुजानी साहब पुणे से तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बढ़ चढ़ कर गाइडेंस का काम किया है। मोहम्मद अली शमसी साहब जो वजीफ़ा सादात व मोमिनीन के लोकल सेक्रेटरी हैं आज़मगढ़ से, मौजूद हैं यहाँ पर, जो आपके साथ प्रेजेंटेशन और थोड़ी सी स्पीच साझा करेंगे। और इस नशिस्त में मौजूद सभी मोअज़्ज़िज़ हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ मैं, और गुजारिश गुजार हूँ जनाब वसी आबदी साहब से कि वो डाइस पर आएँ और अपने ख़यालात को पेश करें और अपनी स्पीच को प्रेजेंट करें। जनाब वसी आबदी साहब, सलवात। मैं तो सोच रहा था कि मैं बात पे हूँ। सलाम अलैकुम। इजाज़त है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सैफ साहब का हुक्म हुआ, उन्होंने मेरा नाम मेरे से बिना पूछे डाल दिया उसमें लिस्ट में। और मैं हाँ, वही हक की वजह से मैं फंस गया। तो खैर सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सैफ साहब का और हलीम भाई का, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम। नहीं तो इससे पहले मैं करीब 18-20 साल से पुणे में हूँ। शायद मेरी गलती रही होगी, मैंने अटेंड नहीं किया या उससे पहले प्रोग्राम हुआ नहीं। जो कि वजीफ़ा एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कदीम है और मैं इससे उस वक्त से जुड़ा हुआ हूँ जब मैं अलीगढ़ से इंजीनियरिंग कर रहा था 1996, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स बैक। और वहाँ पे एक ऑफ़िस में मैं गया और मैंने ख़ुद भी इस चीज़ से इस्तिफ़ादा किया है अपनी ज़िंदगी में। और मैं अभी भी उस चीज़ को याद करता हूँ कि मैं गया और बहुत ही मुकम्मल प्रोसेस, जहाँ पे किसी चीज़ का कोई शक व शुबा नहीं कि कोई पार्शलिटी होगी, कुछ होगा। एक फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद, और बहुत ही बोसीदा सा ऑफिस था वो उस वक्त। कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं, कुछ फॉर्म्स थे, उसको भरना है और भर के आप मैं चला आया। ख़ुद से ही मेरे पास चेक्स आना शुरू हो गए मेरी फ़ीस के, इंजीनियरिंग के फ़ीस के। और फिर मैं जॉब में, मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैं जॉब में लग गया और 1 साल निकला, 2 साल निकला। मैं यहाँ आया पुणे 2006 में। जनाब मरहूम फितरत साहब ने मुझे पकड़ा पीछे से और उन्होंने कहा कि आप मेंबर बनिए इसके वजीफ़ा के। मैंने कहा मैं तो इससे इस्तिफ़ादा कर चुका हूँ ऑलरेडी और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। कह रहे कि फिर तो बहुत ज़रूरी है। और फिर मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आया, उस पोस्ट का और मेरे नेटिव एड्रेस पे आया जो इलाहाबाद का एड्रेस था। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी जॉब लग गई है
तो आप इतना इतना जो है पैसा अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। ये प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा है, किसी तरह से फॉलो अप करना, फिर उसके बाद वहाँ पे, और फिर मैंने वो चेक मरहूम फितरत साहब के हवाले किया यहाँ पे उनके घर जा कर के वेफेयर एलिगंजा में। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि हम इस्तेफ़ादा करते हैं लेकिन हम मुड़ के नहीं देखते कि हमारा काम निकल गया, उसके बाद अब जो दूसरे लोग हैं उनकी कैसे हेल्प हो सकती है। क्योंकि हमारा तो काम निकल गया, हम आगे बढ़ गए, हम अब अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन जो अगर हम वापस नहीं करेंगे या हम और नहीं सोचेंगे तो जो हमारे पीछे की जनरेशन है शायद ऐसा हो कि 100 एप्लीकेशन है उसमें से 60 ही को दे पाए, क्योंकि पैसा नहीं, बजट नहीं है। तो मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाह रहा था कि हमको थोड़ा सा इस चीज़ में प्रोसेस को लेकर के, और मैंने जनाब शाहिद प्रधान साहब के बारे में बहुत सुना है, आई थिंक इनकी हेल्प लेकर के हम लोग उसको वो कर सकते हैं, एक लूप क्लोज कर सकते हैं जिसमें हमारे सॉफ्ट रिमाइंडर्स जाने चाहिए लोगों को कि कर्ज़े हंसना है, आप इसको वापस करिए, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। उसके बाद 2-4 पॉइंट और हैं, जल्दी जल्दी मैं फिनिश करता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह बहुत मेरे से अच्छे लोग स्पीकर्स हैं यहाँ पर जिनका आप मुफीद होंगे। एक तो मेरा सजेशन ये है, अब मुझे पता नहीं, मैंने सिंक इन किया नहीं है ऑलरेडी, अगर ये होगा इन प्लेस तो मुझे माफ़ करेंगे, सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए कम्युनिटी डायरेक्टरी का, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारे स्टूडेंट्स की। हमारे पास आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि है, जिससे कि हम फोरकास्ट कर सकें कि अगले 5 साल में 6 साल में कितने लोग किस क्लास में हैं और हमें कितने बजट की ज़रूरत पड़ेगी अगले साल, उसके अगले साल कितने बजट की ज़रूरत पड़ेगी। वो डेटाबेस हमारे पास नहीं है। अगर वो हमारे पास आ जाए, और जो कि बहुत इजीली आ सकता है क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है वो जुमा से चलता है, हमारे लोकल उलमा हैं, वो अगर एक बार बोल देंगे कि आप इस ऑनलाइन डायरेक्टरी को जाकर के अपना डेटा फीड करिए, वो ऑनलाइन डायरेक्टरी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस तरह की कुव्वत है, टेक्निकल कुव्वत है कि वो इजीली दे सकते हैं। दूसरा, 5 ईयर प्लान हमारा होना चाहिए विजन के साथ, जिसमें कि हम ये अभी से बताएं कि 5 साल बाद कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स होने वाले हैं हमारी कम्युनिटी में, और हम उनको कैसे हेल्प कर रहे हैं। हर साल हम रिजल्ट शेयर करें अपनी कम्युनिटी के साथ एक ब्रॉडर लेवल पे। ऑलरेडी ये हो रहा होगा, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि वो जो की माइलस्टोन्स होते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हाँ इतने बन गए, तो कम्युनिटी इंटरेस्टेड होती है। तीसरी बात यह है कि सारे लोगों को मिल करके हिंदुस्तान के एटलीस्ट एक नई चीज़ शुरू करने से रोकना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अभी उभर रहे हैं जिनके, क्योंकि पैसा आ रहा है कम्युनिटी के पास, इल्म है बहुत ज़्यादा, तो लोकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सीड कर रहे हैं, जो कि जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी वजीफ़ा सादात तो 100 ईयर प्लस है, इसका मुकम्मल प्रोसेस है। तो उलमा अकराम को और जो लोग डॉट कनेक्ट करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन्हें चाहिए कि वो रीराउट करें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूती देने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हैं और जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो फंड्स के लिए इधर उधर देख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, वी शुड बी रीचिंग आउट प्रोएक्टिवली, मतलब हमारा जो प्रोग्राम का पूरा प्लान होना चाहिए उसमें यह होना चाहिए, मैं ये सोच रहा था कि आइडियली पेरेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए। हम उस लेवल तक अपना विजन बनाएं जिसमें हम पेरेंट्स को प्रोएक्टिवली फ़ोन करें कि आपका लड़का इंजीनियरिंग में एडमिशन करा लिया है, उसने उसका हो गया फीस या नहीं हुआ, मेडिकल में उसका एडमिशन हो गया, उसकी फ़ीस हो गई या नहीं, ये फ़ोन हमारे पास से जाना चाहिए। वो आएगा डेटाबेस से ही आएगा, फिर पेरेंट डिसाइड करेंगे कि हाँ हम इस हालत में है या नहीं है। वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए हमारा। फंड रेजिंग्स के टारगेट्स होने चाहिए। कोई भी बुराई नहीं है कि हम रीच आउट करें कि भैया हमें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जेन्युइन केसेस हम रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। और लास्ट में
ऑनलाइन पोर्टल अगर है ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं है तो एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स का एक्सेस होना चाहिए, इमाम जुमा का एक्सेस होना चाहिए, लोकल एडमिन, सेक्रेटरीज जो जा करके हमेशा डेटा को अपडेट कर सकें, ताकि उस डेटा से हम, अब तो ज़माना बहुत चेंज हो गया है, पता नहीं क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं डेटा के ऊपर, और देन हमारा जो IT सेल है वो उससे प्ले करे और फिर हम सारी एफिशिएंसीज लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बस यही लास्ट दुआ है हमारी कि इमाम ज़माना की सरपरस्ती में, उलमा इकराम की सरपरस्ती में हम इसी तरह से रवा दवा रहे और कामयाब रहे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत खूब और बहुत अच्छे वाज़ तरीक़े से आपने अपने पॉइंट्स को नोट्स कराया, जो मैंने यहाँ पे तहरीर कर रही हैं, इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा। अब मैं गुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद शमसी साहब से कि वो आएँ और अपनी स्पीच को इनॉग्रेट करें। इसके बाद आप इसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी देंगे। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन दिख रहा है? अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी करता हूँ स्टार्ट जी। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा अब आ रहा है? सबसे पहले तो मैं खुद अपना तारुफ करता हूँ, आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अभी इस लायक नहीं हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मुझे जाने या कुछ ऐसा ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा नहीं किया है कि मैं पहचाना जाऊँ। इसके लिए 2-3 चीज़ें थोड़ा सा 4-5 साल पहले पीछे जाऊँगा। वो ये कि हम मुझसे आरी जनाब शाहिद अली प्रधान साहब जो हैं, इनसे मैं करीब 5-6 सालों से काफ़ी कनेक्टेड हूँ। रिजवान भुजानी साहब से भी मेरा है, हम लोगों ने मिल करके कई बार इस तरह का डिस्कशन और इस तरह के कुछ काम हम लोगों ने एजुकेशन से रिलेटेड वो सब करते रहे, और लगभग अलग अलग पार्ट में इंडिया की करीब 2-3 बड़ी तंजीमों से मैं जुड़ा रहा, बहुत क्लोज जुड़ा रहा। उसमें तंजीमुल मकातिब है और TMT है ट्रस्ट। उसके बाद लखनऊ से थोड़ा सा मेरा जुड़ाव कुछ दिन के लिए नजफी हाउस के नजमी साहब से भी मेरा कनेक्टिविटी रही, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जनाब शाहिद प्रधान साहब से, और ज़मानत अली साहब की वजह से अंजुमन वजीफ़ा सादात के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ। लखनऊ बेस्ड एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ, 20-25-30 लोग उसमें काम करते हैं। अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम है। जो मेरी पर्सनल थोड़ी सलाहियत है वो ये है कि हम कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए SOPs तैयार करते हैं, यानी ऐसे समझ लीजिए कि उसके प्लेटफॉर्म की कैसे क्या प्रोसीजर होना चाहिए, काम को कैसे किया जाए, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे किया जाए, ये सारा, ये मेरी एक पर्सनल सलाहियत है। और हमारी कंपनी भी इसी तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग अपने IT टर्म्स में ERP और ये सारा CRM और ये सब कहते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी में ये सब करते हैं। दीनी इल्म मेरे पास उतनी है जो मुझे वालिदैन से मिला और अपने उलमाओं की मजलिसों में बैठने से मिला हुआ है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ना किसी मदरसे से कभी
रहा मकतब से है। उर्दू अरबी की उतनी ही नॉलेज है मेरी जितनी मुझे वालिदैन से मिली, और बाकी आईटी फील्ड में थोड़ा बहुत, चूंकि मेरा पिछले 15-18 साल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, तो उसी पे बात मैं कर सकता हूँ। अभी जब यहाँ मैं आया हूँ तो हम लोगों के साथ में जमानत अली साहब के साथ ये हुआ कि इन्होंने मुझे साथ में जोड़ा। इससे पहले नहीं, अभी लोकल सेक्रेटरी तो अभी 1 महीने पहले बनाया है मुझे जमानत भाई ने, कि भाई कुछ जिम्मेदारी देने के लिए मेरे ऊपर, तो इस वजह से साथ में तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि कैसे हम लोगों का जो एजेंडा है वो अंजुमन वजीफा सादात को लेकर के कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। जब इस अंजुमन वजीफा सादात को अंदर इसके पूरे बैक डेटा के ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो अभी जैसे हमारे पहले स्पीकर वसी आब्दी साहब ने जैसे इन्होंने बिल्कुल सेम वो इन्होंने कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही प्रिसाइज नजर है इनकी, बहुत ज्यादा इन्होंने एकदम रूट पॉइंट को ही उजागर किया। हमारी लगभग 112 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद जो इसका अपना कॉर्पस फंड है, या जो हमारे पास जिसको सरमाया महफूज कहते हैं, या ये सब है, ये बिल्कुल नील के बराबर है लगभग। नेटवर्क के मामले में हम लोग पैन इंडिया में हमारा नाम ब्रांड तो हम जाने जाते हैं, लेकिन हमारे पास लोकल सेक्रेटरीज की भी लिस्ट लगभग 780 डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल सेक्रेटरीज भी बनाए तो कम से कम 600-700 लोग होने चाहिए। हमारे पास 100-125 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इतने लोकल सेक्रेटरीज हैं सिर्फ। ये सब तो हमारा जो अभी जो ये रीजनल कॉन्फ्रेंस एक रखी गई है नशिश, इसका मेन जो एजेंडा है वो यही है कि हाउ टू बिल्ड द कनेक्टिविटी। आपस में हम कनेक्टिविटी कैसे एक दूसरे के साथ बिल्ड करें, आउटरीच कैसे करें, यानी एक दूसरे तक पहुंचे कैसे, हम आम लोगों तक कैसे पहुंचे। अभी जो मेन जैसे कहते हैं ना कि एक विजन, जो अंजुमन का जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ इक्तिसादी हालात को दुरुस्त करना, कौम के फाइनेंशियल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना, ये हमारा इसका वो मेन एजेंडा है। इसको करने के लिए जो मिशन लेकर के चला वो है एजुकेशन, कि हम अगर पढ़ाई कर लेंगे तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, और जाहिर है इस पे काम कर रही है। इसके लिए काम करने के लिए अंजुमन वजीफा सादात एक फीसेज और इन सब चीजों के ऊपर काम करती है जो स्कॉलरशिप्स लोगों को दी जाती है। इसके बाद इसके ऊपर हम लोगों ने अब आगे, जैसे चूंकि मिशन बहुत बड़ा है, इसका विजन जाहिर है बड़ा है, तो इस मिशन को ले जाने के लिए हम लोगों को एक बारी बारी से एक टुकड़ों में छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट्स बना करके इम्प्लीमेंट करना होगा, और उसके साथ में हमें आगे बढ़ना होगा। इसी को रिलेट करते हुए एक हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसमें कि अभी फिलहाल हम लोग अभी कैसे काम करें, क्या शुरू कर सकते हैं, ये है। तो मैं ये स्टार्ट करता हूं अभी। दिख रहा है? जैसा कि ये हमारी प्रेजेंटेशन का टाइटल ही है कि स्ट्रेंथनिंग आवर रूट्स, एक्सपेंडिंग आवर रीच। हम अपने को कैसे मजबूत करें, कैसे लोगों तक पहुंचें, ये है। अंजुमन वजीफा सादात का बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन की जरूरत फिलहाल आप सबके बीच में नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए एक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन ही यही काफी है कि हम 1912 से काम कर रहे हैं, लगभग 13,000 स्कॉलर्स, और जो मुझे इनकी वेबसाइट से जो डेटा मिला है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। अंदर की फिगर्स कुछ और होंगी, जाहिर है इससे बेहतर होंगी। लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स बांट चुके हैं। जो हमारे अभी जो चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि इतने सब के बावजूद हमारी जो आउटरीच है, जो हमारी पहुंच है, वो बहुत लिमिटेड है, और बहुत सारे ऐसे रीजन, पुणे तो फिर भी काफी मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स और फाइनेंशियली मजबूत लोगों का हब है, लेकिन जो बाहर के जो थोड़ा सा अंडर सर्व्ड एरिया है उनके पास जो वहां पे बहुत ज्यादा अभी हमारी पहुंच नहीं है। और जो हमारी ज्योग्राफिकल रीच के ऊपर हमने काम किया वो ये है कि रूरल और सेमी अर्बन एरिया जो है
जैसे हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज हो गए, वहां पे भी हमारी पहुंच बहुत कम है ये। और जो डेमोग्राफिक गैप है, यानी आप ऐसे समझ लें कि बहुत सारा हमारे पास माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी में एक से एक टैलेंटेड, एक से एक टैलेंट, एक से एक इंडस्ट्री के टॉप पे बैठे हुए लोग मौजूद हैं, और जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं उनके बीच में कोई ब्रिजिंग नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा गैप है, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी लोग मेंटरशिप करने के लिए तैयार हैं और मेंटरिंग की जरूरत जिनको है उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो ये एक है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जाहिर है, ये सब तो है ही है। इन सब प्रॉब्लम के बाद चूंकि वक्त भी बहुत कम है तो मैं बहुत समराइज्ड में चल रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया देता हुआ, क्योंकि आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो हम सीधे सोल्यूशन पे आते हैं। जो हम लोग का सोल्यूशन है वो यही है कि एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो। सारे जो हम लोग अभी ये सारी चीजें मैनुअली होती हैं, मैनुअली करते हैं, लेकिन वो हम उसका एक्सेस नहीं ले पाते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो जिसमें कम्युनिटी के मेंबर्स सारे लोग जुड़े, स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन, कैरियर रिसोर्सेज और फोरम्स जैसी चीजें हमारी ऑनलाइन मौजूद हो, जो आपने भाई जो पोर्टल की जिक्र किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक ट्रांजिट हॉस्टल जैसी चीज हो। जैसे पुणे एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, हैदराबाद है, बेंगलोर है, मुंबई है। इन सब जगह बच्चे यूपी के बहुत सारे शहरों से, आजमगढ़ हो गया, हमारा गाजीपुर हो गया, इन सब जगहों से वहां पढ़ाई भी करते हैं, वो सब है। अब उनको उतने ना एवेन्यूज उनके लिए मौजूद हैं, वो उनको आना है बड़े शहर। तो जाहिर है अगर वो खुशकिस्मत हुए कि उनके खाला, फूफी, चचा, चची कोई मौजूद हैं अगर इन बड़े शहरों में, तो वो आ सकते हैं, आकर के अपना कैरियर तलाश कर सकते हैं, उनके रुकने ठहरने का इंतजाम हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो इस तरह का उनके पास कोई वो नहीं है। अगर कुछ इस तरह का इंतजाम हो जाए कि जिसको हमने टर्म दिया ट्रांजिट हॉस्टल्स का, वो आए वहां से, गांव से आए, उनको यहाँ रुकने ठहरने का इंतजाम जो कि एक फ्री से ले करके एफोर्डेबल प्राइस तक का रहे, और एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे उनके रहने का, खाने का बंदोबस्त हो जाए। महीने 2 महीने जब तक कि वो अपना कैरियर ढूंढ ना ले तब तक उनके रुकने ठहरने की जगह एक मिल जाए, और उसके बाद जो है वो वहां से अपना कर सकते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर मान लीजिए हम इंडिविजुअली ये करते हैं कोई चीज, तो उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। देखिए, अंजुमन वजीफा सादात का, जैसा कि भाई ने कहा कि एक बहुत पुरानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं उसमें। जी, एक सलवात भेजे आप लोग। अल्लाह जी, तो मैं जैसा कि अभी मैंने बताया कि इस तरह का अगर ट्रांजिट हॉस्टल का एक प्रोविजन हो, और इसको कर कैसे सकते हैं, इसके लिए सिस्टम जिस पोर्टल की मैंने बात किया और जिस तरह सेंट्रलाइज्ड, अगर हम इंडिविजुअली करने लगेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की मदद भी कर रहे हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट कई जगह चल भी रहा है, लोग करते हैं, आते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत सारी ऐसी बारगाहें हैं जहाँ पे इस तरह का है। मुझे लगता है दिल्ली में भी एक कोई जगह है जहाँ पे लोग वक्ती रुक जाते हैं, रुकने के बाद इस तरह का हेल्प होती है। अगर हम इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में कर ले कि कोई बच्चा मसलन किसी एक जौनपुर शहर से आना चाहता है, उसने अंजुमन वजीफा सादात की वेबसाइट पे गया, उसने वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन किया, अपना पूरा केवाईसी दिया, अपना सारा जो भी उसके स्किल्स हैं, अपना सीवी अपलोड कर दिया उसने, सब बना करके, और स्किल सेट डाल दिया। ये डालने के बाद उसने सबमिट कर दिया। जितने लोग उससे जुड़े हुए होंगे स्टेक होल्डर, सब उसको पुणे आना है।
तो उसने वहां पे पुणे में उसने अप्लाई कर दिया, वहां पर उसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे उसकी ऑक्यूपेंसी अवेलेबिलिटी मौजूद है, उसके पास ऑटोमेशन में उसके पास जगह वहाँ मेल चली गई। अब वो एक लेटर के साथ में आ गया। वेरिफिकेशन करने के लिए उसके लिए हमारे जगह जगह लोकल सेक्रेटरीज मौजूद हैं या जगह जगह उलमा मौजूद है, किसी एक से तस्दीक करा दी, किसी एक से एक अपना वेरिफिकेशन हो गया। तो वो हमारा जो ये नेटवर्क है इसके थ्रू से वो वहां पे आए और आने के बाद उनमें आ गए। अच्छा, जब वो यहाँ पे आएगा तो आने के बाद पहले अब उसको ये नहीं परेशानी है कि कहाँ रुकेगा, कहाँ रहेगा। घर वालों को भी इत्मीनान है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से वो यहाँ पे आ रहा है। कम्युनिटी से भी वो अटैच रहेगा कि वो लोगों के साथ में है, जुड़ा हुआ है। देखिए, बहुत सारे जो बच्चों में क्राइम का एक लोनलीनेस भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। जब कोई बच्चा थोड़ा सा सोशलाइट होता है तो वो डरता है। खौफ खुदा के बाद खौफ समाज भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। लोग बहुत ज्यादा बहुत बड़ी सामाजिक बुराइयों से वो डरता है। वो सिगरेट छुप के पी लेगा, उसको लोग ना देखें, ये ना देखें। तो अगर हम कनेक्टिविटी करें, ये उनको अपने उस मोबाइल के जो रिजीम से, वीडियो गेम से इनसे बाहर निकाल के अगर वो सोशल इंटरेक्शन जाएगा तो फिर उसको भी एक डर आएगा, एक लोगों से बनने के लिए मतलब एक चीज निकल कर आएगी, साइकोलॉजिकली है ये। अब वो उस प्रोसेस से यहाँ पे आया, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उसको एक बहुत बड़ी मेंटरशिप मिल सकती है। रिजवान भुजानी साहब एक मिल जाएंगे मसलन, एक वो एक से एक वसी आब्दी साहब मिल गए, जिनके वो नेटवर्क में आ गए। पता चला एक सैफ साहब आ गए जो इन्फोसिस में है। अब उनको हेल्प करने के लिए, भाई तुम ये है, तुम ये कर सकते हो। हम कह रहे हैं कि एक स्किल सेट ही हो, एक इलेक्ट्रीशियन लेवल का हो, एक ड्राइवर ही क्यों ना हो, अगर हम उनको हेल्प कर देते हैं, उनको सिर्फ एक रेफरेंस तो ब्रिजिंग ही तो करना है, रेफरेंस किया और उनको ज्वाइन करा दिया, उनका काम हो गया। अब वो एकदम से बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन लेकर के आएगा अगर हम लोग इस पे काम कर लेते हैं। तो पहला तो था एक डिजिटल, जाहिर है इकोसिस्टम, एक डिजिटल इकोसिस्टम। ये मैं पिछले 5-6 साल से इस पे कई बार हर नशिस्त में हम लोग डिस्कशन कर पाए हैं, लेकिन शायद इसके लिए मुझको जमानत अली साहब ने बोला कि देखिए, ये जो आप बात लखनऊ में बैठ के कर रहे हो, ये जलखेज जगह नहीं है, आपको जो फर्टाइल लैंड पे चलना पड़ेगा, वहां से ये बात कहनी पड़ेगी। और ये हमें वहां से उड़ा के ले आए पुणे और कहा आप यहाँ पे ये बात कहेंगे तो यहाँ पे ये पौधा आपका रंग लाएगा और इस पे हम लोग काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। और वो है, और यहाँ पे फिर तो सिर्फ डिजिटल अगर हम इकोसिस्टम बना देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम नहीं करेंगे तब भी सक्सेस नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ट्रांजिट हॉस्टल्स, ये हॉस्टल हमारा वर्चुअल भी हो सकता है। मसलन किसी के पास, मेरे पास 2 BHK है, 3 BHK, मैं पेइंग गेस्ट रख सकता हूँ, पीजी रख सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई अपनी बिरादरी का शिया कैंडिडेट ही आए, तो इसके लिए मैंने अपनी ऑक्यूपेंसी डाल दी और एक प्राइस डाल दिया कि इतना पैसा लगेगा। अगर उसके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आ गए, वहां पे बच्चे को भेज दिया, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए जो पर मंथ का जो भी एक लगा। अगर वो नहीं दे सकता है तो भी एक प्राइस पता रहेगा, तो वो दूसरे अंजुमन से जो दूसरे फाइनेंशियल लोग जुड़े हुए हैं, डोनर जुड़े हुए हैं, वो कर सकते हैं कि भाई चलो 3 महीने का तुम्हारा किराया मैं अफोर्ड कर लूंगा, तुम जाओ, जाने के बाद फला साहब के घर पे तुम एक रहो, और रहने के बाद जरूरी नहीं। बाकी जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम रीयूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वो एक बड़ा काम है। वो हमसे बेहतर, वो तो जाहिर है उसका जो मेन सदारत और मेन उसके लिए लीडरशिप तो उलमाओं के जरिए से ही हो सकती है। ये लोग इस पे बहुत हद तक मशवरा कर सकते हैं, मेरा स्कोप ऑफ वर्क वहाँ पर नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रपोजल है हमारा, वो ये है कि अवेयरनेस ड्राइव्स, हमारे जो इस तरह की जो नशिस्त है, जो इस तरह की हम लोगों की बैठक है, मजलिस है, ये हम लोगों की रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अब तो वेबिनार की शक्ल आ चुकी है, डिजिटल हो चुका है, मेंटरशिप का हो चुका है। अभी जैसे एक हमारे साथ में एक छोटा भाई समझ लीजिए, वो जियो में अभी वो डेटा साइंटिस्ट है, बात होने लगी। अब वो मुझसे कहने लगे, वो वहाँ से नागपुर से हैं वो लोग, तो अब फजले हसन साहब, तो वो माशाल्लाह से अभी यंग हैं, 20-21 साल की उम्र है और एक पोजीशन पे पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे उनका कैरियर बहुत अच्छा है।
और वो अब उनके अंदर ये है कि मुझसे पूछने लगे रात में कि भाई कुछ ऐसा बताइए कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हमने कहा कि हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो हम इसको और ज्यादा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे, जिससे आप बैठे बैठे यहीं से मेंटरिंग कर सकते हो अपने छोटे भाइयों को और ये सब कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट्स क्या मिलेगा वो जब ये मेरे बाद में, सबसे पहले कि एजुकेशन और कैरियर रिसोर्स का एक्सेस बहुत ज़्यादा है, कोलैबोरेशन आपस में इंक्रीज होगा। अंजुमन का ये फायदा है कि अंजुमन की जो आउटरीच रेपुटेशन वो हमारी बढ़ेगी, और जो हमारा 2-4 करोड़ का कॉर्पस फंड है वो कम से कम 50-100 करोड़ का होना चाहिए, क्योंकि 100 साल पुरानी है। अगर 1 करोड़ का पर ईयर का हम रखें तो कम से कम हम 100 करोड़ पे बैठे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। 2-4-5 करोड़ 10 करोड़ तो एक स्टार्टअप का टर्नओवर हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है कि इतनी बड़ी कॉम जहां पे एक एक बच्चा 15-15, 20-20 लाख और 25 लाख के एनुअल पैकेज पे बैठा हुआ है, जिस कॉम के अंदर हम अपने डार्क साइड को क्यों देखते हैं हमेशा कि वहां पे है, हम अपना साइड देखें ना। अभी मैं कल से लेकर आज तक जितने लोगों को मिल रहा हूं, कोई नॉर्मल लोग है ही नहीं है, कोई नहीं है, कोई डिफेंस में है तो कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो ये चीजें जो है ये सब मतलब, तो ये सारे लोग कहाँ, ये सारे लोग और इतना बड़ा गैप, और आज जहां से मैं आ रहा हूं वहां पे इतना खिला है, इतना खाली है कि बेचारे वो, उनको अगर चाय की दुकान और वहां उनको जो है एक्स्ट्रा शब्बेदारियां और मजलिसें ना मिले तो उनके वक्त ना कटे, इतना ज्यादा उनको है। तो ये मतलब उन बच्चों को जो है हमें ऐसा कुछ ब्रिजिंग करना पड़ेगा कि कैसे है। बहुत माजरत, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो आजादारी हमारे लिए। इसका जो एक होगा कैसे ये सक्सेस मैट्रिक्स, आईटी फील्ड का हूं तो एंड टू एंड सोल्यूशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रॉब्लम बताई, फिर सोल्यूशन, फिर ये हम करेंगे कैसे ग्रेजुअली। अगर हम पहली साल का लेंगे तो पहली साल अगर हम इस पोर्टल को मान लीजिए 3 से 6 महीना हम इसको एक ड्राइव बनाने में लगाते हैं और पहली साल लॉन्च करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि हम 50% लोगों को अपने अपने उससे इसमें कनेक्टिविटी कर लेंगे। तो 50% लोग अगर कनेक्ट हो जाते हैं हमारे साथ, मेंटर्स का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है कि जब हम मेंटर्स को कनेक्ट, हमारा काम मेंटर्स को कनेक्टिविटी करना है, जो जरूरतमंद है उनको कनेक्ट कराने का काम हमारे उलमा हजरात के ऊपर है। वो अपने जगह जगह वो उन लोगों की ग्रिप, उन लोगों की पकड़, उन लोगों की कौम के अंदर तक है, लोगों के घरों तक है। हर मौके पे जाना, वहां पे अज़ादारी एक बहुत बड़ा इसका टूल है हमारे पास। जुमे की नमाज बहुत बड़ा टूल है जहां से ये बात जा सकती है कि आप लोग जुड़े। अब जब लोग जुड़ेंगे और उनका फायदा नहीं होगा तो गैप आ जाएगा। तो जो ऑफिस बियरर्स और जो जिम्मेदारान है अंजुमन के, उनका काम है मेंटर्स के साथ नेटवर्किंग करना, उनको जोड़ना, जो हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरे साल और तीसरे साल मिला करके हम लोग 3 साल में जो मैंने ये टारगेट लगाया कि अगर हम पुणे और मुंबई से या 2 शहरों से अपने ट्रांजिट हॉस्टल को लेकर शुरू करें, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी सक्सेसफुल मॉडल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे डोनर्स आ जाएंगे जो आकर के इसमें करेंगे। और मेरा ये मानना है कि इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सोशियो कॉमर्शियल एंगल जरूर हो, यानी जो लोग हमें ऐसे हॉस्टल्स दे रहे हैं तो वो सब्सिडाइज और लो कॉस्ट पे दें, प्लस ऐसा हो कि उनके एक कॉमर्शियल भी उनका वो सेगमेंट चलता रहे, वरना वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। जी, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसपे वो ये नहीं कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी जो अपनी कॉस्ट है वो तो निकलनी चाहिए, प्लस एक सर्टेन मार्जिन भी आना चाहिए। इसके बाद हाँ, अब उसमें मदद करने के लिए डोनरशिप का एक एंगल आए, वो जाएगा। उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन बनाया जो कि लगभग 3 साल का है। मैं खत्म कर रहा हूं। करेंगे कैसे इसको, कॉल टू एक्शन, लास्ट स्लाइड है हमारी। इसमें यह है कि फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए हमें इस पायलट इनिशिएटिव के लिए। जाहिर अगर हम एक पोर्टल की बात करते हैं तो 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए के एक टेंटेटिव बजट के साथ हम ये अपना रिजीम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो लोगों के जोड़ना, इसके साथ में अलग अलग फीडबैक ले करके बहुत सारी चीजें चेंजेस आएंगी, ये सब है। उसके बाद हॉस्टल्स और ये सब का स्टार्ट, और फिर ये जो है हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो यहीं पे मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन मेरी खत्म हो गई। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी जी देखिए जी देखिए, अभी सबसे पहला तो ये है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए एक एक्सपोजर्ड माइंड का होना बहुत जरूरी है। यानी मैं जो बात कह रहा हूं, अगर मैं शायद आजमगढ़ में बैठ करके वहां की ऑडियंस से बात करूंगा तो इस पीपीटी को कम से कम समझाने के लिए 2-2.5 घंटा और चाहिए। यानी मैं इनके पॉइंट्स को और एलोबरेट करके और आसान वक्त में करूंगा, और हो सकता है ये बात मैं समझा भी ना पाऊं, क्योंकि लफ्जों को आसान लैंग्वेज में समझाने का ये हुनर नहीं है मुझे। क्योंकि भाई फन खिताबत भी एक बहुत बड़ी चीज है, एक आर्ट ऑफ स्पीच बहुत बड़ी चीज है जो हम लोगों में नहीं है। हम टेक्निकल लोग हैं, हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, हम अपनी बात को टू द पॉइंट कह रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने इस जगह को इसलिए चुना कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स ज्यादा है, लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बहुत हद तक यहाँ पे काम हो रहा है, एजुकेशन पे काम हो रहा है बहुत ज्यादा इस पे। तो इस पे जमानत अली साहब ने इसलिए इस जगह को सेलेक्ट किया कि हम पुणे से, और पुणे और मुंबई, क्योंकि 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो मेंटरशिप, उस तरह का माइंड हो, दूसरा फाइनेंशियल कैपेसिटी। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम करें। इसी वजह से है। लखनऊ में तो बहुत सारे, लखनऊ में तो तंजीमें भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। वहां किस पे काम हो रहे हैं? वहां राशन बंट रहे हैं, वहां पे लोगों को फ्री है जो। अब वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है अंबर फाउंडेशन, वफा अब्बास साहब की, उन्होंने जो है अब वो लोगों को आंखों के चश्मे बांट रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आंखों के इलाज करा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, साइकिल्स बट रही हैं उनके लिए, डिसेबल्ड के लिए। उसके अलावा वहां पे एजुकेशन में 300 रुपए 400 रुपए शायद है फीस, 3 महीने की कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम चला रहे हैं। वो एक अलग मैटर है, वो वहां के लिए सही है। हम यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी पुणे में चलाएंगे 300-400 रुपए फीस होके क्या मैटर, कोई मतलब नहीं है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बताने के लिए जगह का होना बहुत जरूरी है कि हम कह कहाँ रहे हैं ये बात, किस जगह पे ये बात बोली जा रही है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी जी 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 बिल्कुल जी। तो जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं अभी रिजवान साहब जी आगा के इससे ज़्यादा है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि नमाज का वक्त करीब है। शमसी साहब ने जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें सबसे मेन पॉइंट्स जो मोटे मोटे तौर पे वो समझ में आ रहा है कि वो स्टे पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, यानी कि बच्चों के रुकने का इंतज़ाम करना चाहते हैं हॉस्टल वगैरह का, और इसको ये अंजुमन की वेबसाइट पे भी मेंशन करना चाहते हैं ताकि कहीं से भी कोई भी बच्चा उसकी अप्रोच वहाँ तक हो जाए। तो इसी मुहिम में जो पहल कर रहे हैं हमारे कुतुब साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनसे गुज़ार हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात को पेश करें। जनाब कुतुब साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आला हैदरी चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडर और प्रेसिडेंट, मेरा नाम है कुतुबुद्दीन सुतरवाला। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जैसा एक हकीर फ़कीर आप लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ के दौर देखा और मेरी बच्चियों ने जो तकलीफ़ें देखी, तो उसी दिन से मैंने नियत की थी कि अगर ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो तालीम के इदारे में अपने कौम के बच्चों को आगे किस तरह से लेके जाना, उसी के ऊपर मेरा फोकस रहेगा।
बहुत अच्छा हुआ। वो एक दौर था कि जब मुझे बस से मैं ट्रैवल करता था कॉलेज जाने के लिए, तो वो 30 रुपया जो एसटी का पास का बनता था, वो भी मुझे कोई अंकल मुझे स्कॉलरशिप देते थे। अल्लाह ताला वो मरहूम को जन्नत नसीब करे। जब ये सिलसिला मैंने देखा, जब पूना में आने के बाद में, कि जब 2 साल पहले हम लोग ने इफ्तारी के सहरी के पैकेट तकसीम करना शुरू किए माह रमज़ान में, तो हमें हॉस्पिटल के पेशेंट से तो कम कॉल आए, लेकिन चारों तरफ से स्टूडेंट के कॉल आने शुरू हो गए कि हमें सहरी के पैकेट दीजिए, हम लोग पीजी में रहते हैं, हम लोग गैर मुस्लिम हॉस्टल में रहते हैं और हमारे पास में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है सहरी का। तब मैंने इसका सर्वे किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पूना शहर में बच्चे अपने कौम के बिखरे हुए यहाँ वहाँ, तो उनको एक जगह पे लाना, इसके लिए पहल करना चाहिए। तो फिर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और ये आर्किटेक्चर के साथ में बैठ के मुकम्मल प्रोजेक्ट बनाया मैंने, और इसके ऊपर अभी अपना काम शुरू करना है, ताकि वो 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, उसमें मतलब G+2 है, और उसमें हॉस्टल है, एकेडमिक सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है और गेस्ट रूम है। जैसा भाईजान ने बताया कि भाई अपने जो कोई आते हैं तो उनको रहने का इंतज़ाम नहीं होता। हर वालिदैन इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो कहीं पर बाहर होटल 3,000, 4,000, 5,000 डेली का रेट का कोई रूम अफोर्ड कर सके। तो हम लोग अपने वो वालिदैन को भी अगर आए अपने बच्चों के एडमिशन के हवाले से, तो वहाँ पर 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर रह सकते हैं और अपने वतन वापस जा सकते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया अपने अलहदरी ट्रस्ट की वेबसाइट की जानिब से, कि एज अ मैट्रिमोनियल का कैसा कंसेप्ट होता है कि भाई मैच मेकर और कैंडिडेट, ये दोनों का काम एक होता है कि मैच मेकर कैंडिडेट को मिलाते हैं, कैंडिडेट मैच मेकर के ज़रिए उसको ये प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है कि जिसमें 3 प्लेटफॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें, एक उसमें डोनर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और एक उसमें वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। डोनर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसमें वो अपनी डिटेल लिखेगा कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, वो कॉलेज की बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखेंगे, टोटल एनुअल अमाउंट कितना है, अरेंज अमाउंट कितना है और शॉर्टफॉल अमाउंट कितना है। और डोनर जब अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे कि भाई मैं फ़लाना कंट्री से, फ़लाना स्टेट से, फ़लाना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं अगर मंथली कंट्रीब्यूशन समझो वो 5,000, 10,000, 25,000 या 500, 1,000 जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अपना जो कैश फ्लो है वो थोड़ा हेल्दी रहेगा, और उसमें से हमको पता चलेगा कि भाई हमारे वेबसाइट पे कितने ज़रूरतमंद बच्चों ने कौन से कंट्री से, कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, किस पर्पज़ के लिए, कौन से स्ट्रीम के लिए और कौन से बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। तो वो डेटाबेस जब मालूम पड़ेगी तो डोनर जाएगा अपनी वेबसाइट पे चेक करेगा कि अगर मैं समझो गुजरात से हूँ तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि लाजमी है कि मैं कोई गुजरात के बच्चे को स्पॉन्सर करूँ। तो वो देखेगा कि गुजरात के कौन से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर। तो पता चला कि भाई 10 बेटियाँ हैं, 15 बच्चे हैं, तो वो इंजीनियरिंग के लिए या एकेडमिक दूसरे कोई पैरामेडिकल कोर्स के लिए या मेडिकल के लिए या कोई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के लिए, तो वो वहीं पर टिक करेंगे कि भाई मैं ये बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाह रहा हूँ। तो वो अपने डेटाबेस में बैकएंड में आ जाएगी डिटेल्स। उसी टाइम हमारे एंड से उनको एक ईमेल जाएगा थैंक्स का कि आपका शुक्रिया कि आपने ये बच्चे की स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी ली। दूसरा मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि कम्युनिटी डिजिटल डायरेक्टरी। तो उसमें क्या होता है कि आलम ईमान से जहाँ कहाँ अपने शिया मोमिन हजरात बसे हुए हैं, तो वो सिर्फ अपनी फील्ड के मुताबिक, कैटेगरी के मुताबिक अपने आप का रजिस्ट्रेशन करेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, जो भी है। और मैं टेक्निकल कोर्स के भी लिए है कि भाई मैं प्लम्बर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं एसी मैकेनिक हूँ। तो वो सारी डिटेल होने से क्या होगा कि अगर मैं कोई यूके से या कोई गल्फ कंट्री से ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो उसको पता है कि पूना मेरे लिए अननोन सिटी है। सो हाउ डू आई नो दैट विच डॉक्टर आई शुड अप्रोच टू, विच हॉस्पिटल आई शुड गो टू। तो वो जैसे ही चेक करेंगे कि हाँ पूना में फलाने अपने मोमिन हजरत डॉक्टर है या इंजीनियर है या उनके बड़े शोरूम है हाउस होल्ड अप्लायंसेस के या जो भी है, वो इमीडिएट वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उनको डिटेल मिलेंगे कि इन लोगों को कांटेक्ट करें, आपको आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन या हेल्प मिल सकती है। तो उससे क्या होगा कि हमारी कम्युनिटी को कोई भी किस्म की मतलब परेशानी नहीं होगी। और जैसे आपने बताया कि भाई जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको किस तरह से हम लोग फैसिलिटी दे रहने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी कि पहले स्टूडेंट एज वेल एज जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए हॉस्टल, ये पैरेलल अगर एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो जहाँ से जॉब करने वाले जो लोग हैं वो आसानी से एक 5,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि कोई ज़रूरतमंद बच्चे की हम लोग फीस का इंतज़ाम कर सके या उसके हॉस्टल का रहने का इंतज़ाम कर सके।
कुवैत में मैंने जो देखा कि जो केरला के लोग हैं, केरला स्टेट के, वो लोग जब कुवैत आते हैं ना, तो बंदा जब केरला से ट्रैवल करता है तो उसको खुद को नहीं मालूम कि मेरे लिए कितने लोगों ने ऑलरेडी इंतजाम करके रखा है कुवैत में। वो कुवैत जैसे ही लैंड होता है तो अगर उसको 1 महीने में अगर जॉब नहीं मिली तो वो लोग बोलते हैं कि इट इज़ टू लेट। 1 महीने में सारे लोगों को पता चल जाता है कुवैत में कि भाई फलाने स्टेट से, केरला से, फलाने गांव से ये बच्चा आ रहा है, वो कॉमर्स साइड से है या साइंस साइड से है या इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, जो भी है, उसको हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में जॉब मिलना ही मिलना है। उन लोग की इतना बड़ा नेटवर्क है और वो लोग इतने आपस में मिले हुए हैं। What they need, that person should be from Kerala. They don't care whether you are Muslim, you are Hindu, you are Christian. It doesn't matter to them. और उसी वक्त उन लोग बच्चे का इंतजाम कर, कोई बोलता है कि मैं मेरे रूम में रखूंगा उसको, तो उसका मैं किराया मैं बेयर करूंगा, कोई बोलेगा मैं उसका जो मेस का खर्चा है वो मैं दूंगा। इस तरह से बच्चे को सपोर्ट कर। कोई ये बोलता है कि अगर उसको खुदा ना खास्ता 2 महीना 3 महीना जॉब नहीं मिली तो उसके घर में जो खर्चे हैं, अखराजात है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो वो उसको टेंशन बिल्कुल नहीं रहता। वहाँ का मुल्क से निकलने के बाद कुवैत पहुँचने तक और उसको जॉब मिलने तक वो इत्मीनान से रहता है। तो ये मेरी आखिरी ये होगा। बहुत ही अच्छी अप्रोच है आपकी, और जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, इस खाकसार अपने दिमाग से समझ रहा है कि जो भी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, ज़्यादातर सबकी हम फिक्र मौजूद हैं यहाँ पर, और सबके कलमात में सिमिलरिटी पाई जा रही है। तो इंशाल्लाह हम लोग मेन मुद्दों पे बात करके, यहाँ पे मौजूद हस्तियाँ मौजूद हैं, उलमा हज़रात मौजूद हैं, उनको भी टाइम देना है क्योंकि वक्त नमाज भी करीब है। तो इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा रिजवान भुजानी साहब से, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात से सवाल करें। ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ। मैं पहले तो सबसे पहले मैं अंजुमन वज़ीफ़े सादात को वेलकम करता हूँ यहाँ पर पूना में। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मौका चुना है और हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे किसी बहाने से बुलाया है ताकि हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर सके अपने आप को और अपने काम को भी प्रेजेंट कर सके। मैं हमारे सब जो उलमास है उनका खैर मक़दम करता हूँ। आज एक मुनासिबत है बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का मौका है, तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और सब हमारे गेस्ट को भी यहाँ पर वेलकम करता हूँ। बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन है अपना, ये प्रेजेंटेशन 4 या 5 मिनट 5 पार्ट में डिवाइडेड है और 8 या 10 मिनट का होगा मैक्सिमम। और उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर अगर किसी को कुछ पूछना है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ डिस्कशन करना है तो हम लोग कर सकते हैं डिटेल में। बेसिकली गाइडेंस फाउंडेशन जो यहाँ पर काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना था। थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है वो प्रेजेंटेशन या वो जो सोच है और यहाँ जो सोच है ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, थोड़ी सी अलग है। शायद आप लोगों को अच्छा न लगे बट हजम तो करना पड़ेगा।
सॉरी, बेसिकली इसमें ना टीम हमारी क्या है, हम लोगों ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स यहाँ पर किए हैं, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है, मिल के क्या कर सकते हैं, और लास्ट में एक जो पार्ट है उसमें हम लोगों ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। लगभग 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर पूना में, और बाहर भी काम कर रहे हैं। ज़्यादातर काम में दोनों डिवाइड है, जहाँ कई जगह पर बाहर जाके हम लोगों ने हमारे काम को प्रेजेंट करके उनके साथ काम किया है। बहुत कम जगह ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाके काम किया है सबके साथ। और बहुत जगह पर ऐसी जगह पर गए जहाँ पर हमें सीखना था, उनका काम हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है और हमारी ज़रूरत है, बट हम समझ नहीं पा रहे, तो उनके पास जाके बैठते थे 2 दिन 3 दिन और उनके काम को हम लोग समझते थे। लिस्ट में आगे आएगा। अभी हमारी जो फाउंडर टीम है उसमें हमारे प्रेसिडेंट अब्बास गड़िया आए नहीं है, रियाज पटेल जो अभी थे उनकी कुछ मसरूफियत की वजह से वो चले गए, अभी वो हमारे सेक्रेटरी है, और मोहम्मद आसिफ भोजानी जो हमारे ट्रेजरर है वो भी फ़िलहाल ईरान में है, एजुकेशन सिस्टम पे PhD कर रहे हैं। एसोसिएट टीम में काफ़ी सारे लोग हैं, उसमें एक नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो मेहंदी जाफरी का, जो हमारे पूरा ये जो प्रोसेस है काउंसलिंग या मेंटरिंग या बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं उसका डिज़ाइन उन्होंने किया है, वो है। और एक मोहसिन धर्मसी, इन्होंने मिलके 1 आध साल उसको डिज़ाइन करने में लग गया था, फिर उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। हमारा हथौड़ा चलता है, उनका दिमाग चलता है, तो वो दोनों मिलके काफ़ी अच्छा सक्सेस है, हमारा काफ़ी बड़ा सक्सेस है। अब तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा बच्चों को उनकी मंजिल पे पहुंचाया है। मतलब ऐसे नहीं कि फकत गाइड किया और छोड़ दिया है। हमारे 2 दोस्त इधर है जो काफ़ी एक्टिव थे, इरफान भाई और उनके साथ जो बैठे हैं वो, ये काफ़ी यही इसी सेंटर पे वो लोग मेरे ख्याल से 2 या 3 साल उन्होंने कंसिस्टेंट काम किया, और वो सब बच्चे अभी जवान हो गए। अभी शायद इन ऑडियंस में उनके पेरेंट्स भी अवेलेबल है और कुछ वेल विशर्स भी है। उसमें एक नाम है हमारे मुस्तफ़ा लोखंडवाला जो प्रोफेसर है, जो बोरा जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आया। कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस हमें काम आया है। हम लोगों ने क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं, एक प्रोजेक्ट जो किया है जो कॉमनली डिस्कस होता है और अभी भी डिस्कस हो रहा था कि फीस को प्रोवाइड करना, पैसा देना, जो हम लोग करते हैं। पहले हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि फंडिंग प्रोवाइड करना और दूसरा का काम था काउंसलिंग प्रोवाइड करना। काउंसलिंग है या मेंटरिंग है। मेंटरिंग में हमारा एक सिंपल कंसेप्ट है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो छोटा मोटा पैसा लगता है वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। पूरे साल का हमारा बजट होता था 25,000 रुपया, और 25,000 रुपये हम लोग 150-200 बच्चों को कैटर कर सकते थे आराम से, क्योंकि वो लास्ट में आता था। छोटा मोटा गिफ्ट देना है उसी के लिए ज़रूरत पड़ती थी, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, या मैक्सिमम ट्रैवलिंग के लिए हो जाता था। दूसरा जो हमारा काम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो पर्सनलाइज करियर डिज़ाइन। हमारे अब्बास भाई अभी आए हैं, जो हमारे इस इदारे के प्रेसिडेंट है, जो फाउंडर भी है हमारे। जो पर्सनलाइज करियर में ऐसा होता है कि हम लोग लेक्चर्स नहीं देते या लेक्चर्स देना अवॉइड करते हैं, क्योंकि लेक्चर में जब 100 बच्चे बैठे हैं सामने और मैं कोई लेक्चर देता हूँ, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट मेरा अपना पर्सनली मानना है कि सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक आध बच्चा जो है उसमें से पिक करता है और अपने करियर को बनाता है। उसको पिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने पिक किया है जो चीज़ उसको करनी है। बट 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, उसके साथ बैठते हैं और उसको सुनते हैं, तो उसके दिल की बात पता चलती है। मोदी जी का जो डायलॉग है मन की बात, वो वहाँ पर एग्जैक्टली अप्लाई होती है कि मन की बात समझते हैं तो फिर उसके मन की बात को लेके अपने करियर को बना सकते हैं। जब वो उसकी ताकत बनती है, खुद की ताकत जब बनती है ना, तो फिर उससे वो दुनिया से लड़ लेता है ना। फिर उसको सपोर्ट की जरूरत है ना, फीस की जरूरत है, सब इंतजाम अपने कर लेता है, बट उसको अंदर से जागना जरूरी है, और वो यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। उसके बाद में आता है हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग जो है वो इसी का आगे का पार्ट है। हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, और टूल्स में आहिस्ता 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 उसका हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ने का मतलब है कि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि उसको सुनने वाला कोई होता नहीं है बच्चे को। जब हम लोग उससे सुनते हैं और पता चलता है कि उसको क्या चाहिए, फिर उसको आगे लेके जा सकते हैं।
दूसरी और एक हमारा जो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है वो जॉय ऑफ लर्निंग या स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन। नॉर्मली जो स्कूल्स है मेरे ख्याल से शिया स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया में 175 है, शायद साहब को मालूम है, मतलब उन्होंने काफ़ी काम इस पर किया है। और 175 स्कूल में शायद 165 स्कूल ऐसी है जो अपने आप को गरीब समझती है या फंडिंग के क्राइसिस है। और इस माइंडसेट की वजह से कि हमारे पास फंड्स नहीं है वो स्कूल में प्रोग्रेस नहीं होता है। हमारा मानना ये है जो हम लोगों ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया वो है कि स्कूल को डेवलप करने के लिए, अच्छा स्कूल बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा सब लास्ट में आ जाता है। सबसे पहले ज़रूरत है अपने माइंडसेट को, अपने दिमाग की गरीबी को दूर करने की, जो इसमें हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं या किया है। पुणे में भी काफ़ी सारे स्कूल्स में हम लोग किए हैं, ज़्यादातर नहीं बल्कि सब स्कूल या तो अहले सुन्नत के हैं या तो नॉन मुस्लिम स्कूल्स है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये हमारा कोविड के बाद में जो या कोविड के साथ साथ जो चलने वाले प्रोग्राम्स थे उसमें ये हुआ था कि बच्चों को बहुत शौक होता है कि मैं बिजनेस करूं या उनकी कैपेबिलिटीज़ को खुद डेवलप करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए थे जो ऑनलाइन चलते थे और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहे, 6 महीने तक चलते रहे, जिसमें बच्चे ये हो जा रहे थे कि भाई प्रोग्राम जो है मतलब बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना है या उनके दिमाग में जो उनकी जो आइडियाज़ है जो स्कूल में या कॉलेजेस में उनको पढ़ाया नहीं जाता उसको उभारना है, वो उसमें हम लोग करते थे। फिर कुछ स्कूल्स में मैनेजमेंट ट्रेनिंग करना ज़रूरी समझा हम लोगों ने, क्योंकि पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा बॉटलनेक, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला मामला था तो वो टॉप मैनेजमेंट था, जो कुछ करना नहीं चाहता था या करने देना नहीं चाहता था। तो उनकी ट्रेनिंग के बाद हमारे रास्ते थोड़े आसान होना शुरू हो गए। फिर ऑनलाइन मेंटरिंग प्रोग्राम करना था जो कोविड में काफ़ी सक्सेसफुली हम लोगों ने किया। कुछ जगह पर बंद हो गया था पूरा सब काम, और वो काम को शुरू करने के लिए उनके माइंडसेट को चेंज करना था, वो हम लोग कर सके हैं। टीचर की क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए कुछ काम हम लोगों ने किया है। अभी ज़रूरत किस चीज़ की, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट का प्रोग्राम ये है, बट इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि हमारी जो ज़रूरत है ना वो पैसे की नहीं है, हमारी ज़रूरत है इंसान को समझने की। हमारे पूरे प्रोसेस में पहले ह्यूमन आता है, बाद में पैसा आता है। फिर आता है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है ना हम लोग जो काम करते हैं, पैसा देते हैं, क्या हकीकत में हम लोग स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं? हमें लगता है कि नहीं, हम लोग स्टूडेंट्स को नहीं हेल्प कर रहे, हम लोग हेल्प कर रहे हैं पेरेंट्स को, क्योंकि पैसा देने से पेरेंट्स का बोझ हल्का होता है। पर जब स्टूडेंट तैयार होता है, किसी भी लेवल का हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, वो फिर उसकी मंजिल की तरफ वो खुद दौड़ता है, और जब खुद दौड़ना शुरू करता है तो सारे रास्ते वो खुद ही हटाते जाता है। फिर उसको सिर्फ सपोर्ट की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स को हम लोग ज़्यादातर समय एडवाइस करते हैं, उसको एडवाइस की से ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत है, जो जिस पे हमारी थोड़ी बहुत बात हुई है। उसको सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। फिर कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को? तो उसके लिए कुछ हमें ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए जो वॉलंटियर्स टाइम दे सके। बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत लंबा टाइम नहीं है। कोई बोलेगा मुझे महीने में एक घंटा चाहिए, वो बोलेगा पूरे साल में मैं समझो 2 दिन दे सकता हूँ, सफिशिएंट है अपने लिए। बट वो डेडिकेटेडली देना चाहिए और उसके टाइम से नहीं, हमारे टाइम से चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के साथ हम लोग कनेक्ट हो सके। फिर इसके आगे पूरा प्रोसेस हम लोगों ने डिफाइन किया है, इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें मेंटरिंग प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो पूरी सोच है इससे हम लोग सहमत है। अदरवाइज ज़्यादातर काम जो हमारा हो रहा है वो फंडिंग पे हो रहा है कि फंडिंग जमा करेंगे, फंडिंग देंगे तो तरक्की होगी। हमें लगता है कि फंडिंग लास्ट में आएगा। हम लोग और कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं या क्या आउटकम इसमें से हम लोग ला सकते हैं। एक आउटकम जो हम लोग सबसे अच्छा ला सकते हैं वो बच्चों को सेल्फ मोटिवेटेड बना सकते हैं, खुद की ताकत को, उसकी जो अंदर की ताकत है उसको जगा सकते हैं। फिर उसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी कैपेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, उसके माँ बाप क्या कर सकते हो, मेंटली कितना ताकतवर है, वो बच्चों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसको हेल्प कर सकते हैं। इस प्रोसेस से हम लोग उसका पोटेंशियल जो है, अलग अलग फील्ड में पोटेंशियल होता है। कोई बच्चा टेक्निकली साउंड है, कोई कमर्शियली साउंड है, कोई और चीज़ों में साउंड है, किसी का ऑडिटिंग अच्छा है, उसकी अपने फील्ड में उसका पोटेंशियल मैक्सिमम यूज हो सकता है।
फिर उसने जो करियर चूज किया है, वो करियर में जो टॉप मोस्ट मंजिल है उसमें उसको पहुंचा सकते हैं हम लोग। अभी हमारे पास इसके लिए इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, हमारा बुकलेट है, उसके रिलेटेड जो है करियर चार्ट्स है, और बाकी जो चीज़ें लगने वाली रेडीली अवेलेबल है और प्रॉपर फॉर्मेट में है, इसको हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आता है कि हम लोग कुछ शिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो सब उनकी लिस्ट ये है। इसमें लखनऊ में कुछ है, हैदराबाद है, पूना है, जुन्नर है वगैरह, और कुछ जो है वो अहले सुन्नत ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ भी हम लोग काम करें, उसकी ये लिस्ट है। यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अगर इसमें से किसी चीज़ के लिए अपने को एलॉबरेशन चाहिए, डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप समाज फरमा रहे थे रिजवान भुजानी साहब को, और इनकी जो आइडियोलॉजी है उससे फैज़याब हो रहे थे। क्योंकि वक्त नमाज करीब है, अब मैं बिला किसी ताख़ीर के गुजारिश करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर्स में बहुत काम किया है, और जो भी कम्युनिटीज़ के स्कूल्स हैं उनमें विज़िट करना, उनका मॉडिफिकेशन करना, या मॉडल एजुकेशन की तरफ इनकी जो मुहिम है वो गामज़न है। मैं गुज़ार हूँ जनाब शाहिद प्रधान साहब से कि वो आएँ और अपने इजहार ख्याल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना शफीना बिल कासिम मुहम्मद वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सय्यमा बकियतुल्लाहि फिल अरज़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक्त बहुत कम है, मैं इंशाल्लाह 5-7 मिनट में अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, अगर इजाज़त है। इजाज़त इंशाल्लाह। जैसे हलीम साहब ने अपने शेर में फरमाया, इस कौम को जो शर्फ हासिल है वो अहले बैत की गुलामी का है, और अहले बैत की गुलामी ये कम शर्फ नहीं है। और कहीं अगर हमसे अगर कोई कोताही हुई है तो मोहब्बत तो बहुत है, हमने कहीं अमल में कोताही रही हमसे, इंशाल्लाह वो आस्ते आस्ते हम उसको बरतरफ करने की कोशिश करें। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर इतनी मोहब्बत का दावा करते हैं, इतना अमल भी हो जाए, तो इस कौम का जो है तकदीर बदल जाएगी और संवर जाएगी इंशाल्लाह। मैं एक छोटी सी 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूँगा हमारे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। तकरीबन 4 से 5 महीना पहले जुन्नर में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। करगिल से बच्चे आए। करगिल से जो बच्चे आए थे वो, करगिल लोग जानते हैं एक पहाड़ी इलाका है, गांव और देहात से जो बच्चे आए थे उस लेवल के बच्चे थे 8th 9th 10th के। 4 महीने के अंदर से 4 से 5 महीने के अंदर हमने जो उनके अंदर तब्दीली देखी, और मौका मिला एक अनफाल फाउंडेशन का एक ओलंपियाड होता है जिसके अंदर हमारे बच्चों ने शिरकत की। तो हमारे बच्चों ने जो तीनों ग्रेड्स है 7th 8th 9th 10th उसमें टॉप भी किया, और तकरीबन हमारे 44 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर जो 42 बच्चे थे वो टॉप 20 में आए, मतलब कि 8th में 20 और 9th में 20 और 10th में 30 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चे हमारे शिरकत करें। तो एक बात थी कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, काम शुरू किया था रिजवान भाई से, काफी कुछ सीखा है हमने उनसे, और ये सफर चलता रहा। तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं अभी एजुकेशन पे काम करते हुए, और ये सारी चीजें। तो एक जहन में आया कि ये अगर जो सक्सेस आया है 4 से 5 महीने में, नॉर्मली इट इज सेड दैट एजुकेशन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ईयर्स, मतलब कि आप बहुत सारे साल काम करेंगे तो बहुत जाके नतीजा मिलता है। तो ये क्या हुआ
उसके बहुत सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो हमने गौर किया और ये सारी चीजें समझ में आई कि हमारे बच्चों के अंदर और दूसरे एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर तफावत क्या था। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट ऑफ अ स्टूडेंट आउटसाइड एंड व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ अवर स्टूडेंट इनसाइड देयर। तो जब हमने बहुत गौर व फिक्र किया तो हमने एक चीज की कोशिश की कि पहले ये बच्चों के वाई के ऊपर काम करें, कि सबसे हर प्रोजेक्ट के लिए आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, सो देयर इज अ वाई यू आर डूइंग इट, हाउ यू आर डूइंग इट, व्हाट यू आर डूइंग इट। तो ये हर सिस्टम का एक चीज है। जब आप काम ये तरीके से करते हैं, देयर आर मेनी बेस्ट सेलर्स लाइक वाई टू स्टार्ट विद अ वाई एंड वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले जानते हैं इसको। तो ये वाई एक बुनियादी सवाल है, क्यों, कि मैं ये क्यों काम करूं। हर चीज के पहले बच्चा जानना चाहता है मैं क्यों करूं। अब क्यों के बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। तो हमने जो खाली एक नॉवेल्टी लाने की कोशिश की हमारे प्रोजेक्ट में, हमने ये समझा कि ये क्यों किससे पूछा जाए, ये कौन बताएगा हमें कि भाई हमें क्यों पढ़ना है। तो जब हमने देखा, थोड़ा सा रिसर्च की, जो हम मानते हैं कि दुनिया में रसूल के बाद सबसे ज्यादा इल्म रखता है, जो रास्ते जानता है आसमानों के बेहतर तरीके से कंपेयर टू द दुनियावी रास्ते, और मुश्किल कुशा है, मोमिनों का भी मुश्किल कुशा है और दोनों का भी मुश्किल कुशा है। हमने उनसे पूछा कि बताइए इल्म क्यों हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करने के फायदे क्या है, अगर इल्म नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो मौलाना ने फरमाया, एक बहुत मशहूर हदीस है, अल इल्मुल सुल्तान वजदहु साला बे व मन लम यजदहु सीला अलैह। तो इसका मतलब बनता है इल्म जो है सल्तनत देता है, इट्स पावर। इफ यू हैव नॉलेज यू हैव द पावर। और अगर तुम्हारे पास में इल्म, जिसके पास में इल्म रहेगा उसकी सल्तनत रहेगी, उसकी हुकूमत रहेगी, उसकी बढ़तरी रहेगी। और जिसने इल्म को पा ना सका वो गुमराही में रहेगा, जलील रहेगा। तो जलालत और इज्जत एक ऐसी बुनियादी चीज है कि हर इंसान ये चाहता है कि वो इज्जत हासिल करे। मौलाना ने इसका सोल्यूशन बताया कि ये वाई कौम का वाई होना चाहिए। कौम का जब ये वाई होगा तो यही वाई जो है वो जमीना हमवारे ज़हूर करेगा कि जिस महदवियत का आप इंतजार कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो क्या होगा। एट दैट टाइम द शिया विल बी इन द पावर, दे विल रूल द वर्ल्ड, अदल इंसाफ की हुकूमत होगी। सो माइंडसेट इज टू प्रिपेयर फॉर दैट rather than small things. If you are working for the stomach, there are a lot of things, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो पेट भर देगी। यूपी के गांव में क्या होता है कि वो देखते हैं बच्चे, एक ग्रेजुएट जो है वो अकाउंटेंट बनकर बेकार घूम रहा है और एक ड्राइवर जाके 50,000 कमा रहा है, तो who is the role model for him? Because the mindset is हमें पैसा कमाना है, that will completely fail. पैसे कमाना होगा, जाके डॉक्टर बनेगा, किडनी बेचेगा, पैसा कमाना है। हमने हदफ क्या बना दिया एजुकेशन का कि मनी। मौलाना ने क्या बताया, मौलाना ने क्या बताया, तो कहीं ना कहीं हमें उस तरफ आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें उस तरफ आना पड़ेगा, वो हमारा मेन वाई करना पड़ेगा। और यही वाई के वजह से हमने ये देखा कि हमारे बच्चों ने इल्म के अंदर इतनी बरकत की। आज हमारे मतलब लोग बहुत सारी चीजें होती है कि जो हमारे जहनों में बैठी हुई है बहुत टाइम से। बच्चा अगर एजुकेशन के लिए पैसा देगा तब पढ़ेगा। हमने फ्री पढ़ाते हैं, हम फ्री पढ़ाते हैं, और आकर हमारे बच्चों का डेडिकेशन देख, काफी नजदीक है यहां से, हमारे बच्चों का डेडिकेशन ये कहते 9-9 घंटा बच्चे पढ़ते हैं बिगर चूचू चर करा के। अभी हमारे दोस्त आए थे 2 हफ्ता पहले इसरो से, तो वो इसरो में साइंटिस्ट है, बेंगलोर में होते हैं, हसन अख्तर नाम है, अमरोहा के हैं। तो वो टीचिंग का भी उनको काफी शौक है। तो वो जब आए थे कुछ 2-4 दिनों के लिए, तो वो बहुत देना चाह रहे थे बच्चों को। तो बोले कि मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखा जो 15-15 घंटा पढ़ने के लिए तैयार है। और 8वीं 9वीं 10वीं की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी और नीट जेईई के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमने 2 चीज वाई में की कि एक वाई जो आपका होना चाहिए वो दीनी जज्बा होना चाहिए
क्योंकि अगर वो दीनी जज्बा नहीं रहेगा, आप कितना भी इल्म दे दे, वो फायदा नहीं है। आई सीन, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो 100 सालों से काम करी, 40 सालों से काम करी, एक बड़ा प्रॉब्लम है कि दो बेनिफिशियरीज आर नॉट गिविंग बैक। व्हाई द बेनिफिशियरीज आर नॉट गिविंग बैक? क्यों वापस नहीं दे रहे चीजों को? क्योंकि हमने दीनी जज्बे को काम नहीं किया, दीनी जज्बे में हमने काम नहीं किया। अगर वो जज्बा रहेगा कि दीन की खिदमत करना है, कौम की खिदमत करना है, इमाम की खिदमत करना है, he will pay back. And if this is not, and we make एक materialistic mindset हम create करेंगे कि जाके आपको पैसा कमाना है, nothing is going to come back. Hardly few things will come back, but somewhere we are developing that. So अभी तो मैं वाई की बात कर रहा हूं, हाउ वर्ड बहुत है, बहुत ज्यादा वक्त मैं लेना ही चाहता। आई होप मतलब कि मैंने जो छोटा सा मैसेज देना चाहता था, आई हैव डिलीवर्ड इट, एंड देयर वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन, बिकॉज ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं काफी वक्त देने की जरूरत होती है, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत होती है, काफी काम की जरूरत होती है, बिकॉज वी आर जस्ट स्टक टू द व्हाई इज क्लियर, देन व्हाट एंड हाउ कैन बी डिस्कस लेटर ऑन इंशाल्लाह। तो मैं इजाजत चाहता हूं आप लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। That is a wonderful speech addressed by Maulana Shahid Farzan साहब। हमारे दरमियान मौलाना कुमैल असगर जैदी साहब क़िबला मौजूद हैं, इमाम जुमा पूना। आप की तारीफ़ में अगर कहा जाए तो आप मोमिनीन ने पूना के लिए और बैरून मुल्क मोमिन के लिए मशाले राह के मिसल हैं, और मौलाना हसन अब्बास फितरत आली मकामा के मिशन को आगे बढ़ाने का काम आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसी तारुफ के साथ मैं गुजारिश करता हूँ और जनाब मौलाना कुमैल असगर जैदी साहब से एक एडवाइस बनाएँ और अपने ख़यालात का इजहार मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। नारे सलवात। बुज़ुर्गान मिल्लत, उलमाए किराम, दानिशवरान, खादिमान कौम मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बाद, इलाही अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा। इलाही कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु हललहु शर्ता। खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने मेरे नाम से कितनी अच्छाइयाँ मशहूर कर दी हैं कि जिसके मैं लायक नहीं था, और वो मेरे नाम से बयान की जा रही हैं। यही तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है। अंजुमन वज़ीफ़ा सादात व मोमिनीन के बुज़ुर्ग मोहतरम रूह रवां जनाब ज़मानत साहब और दूसरा डेलीगेशन और वफ़द जो हज़रात हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उलमाए पूना की तरफ से, मोमिनीन पूना की तरफ से इन हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ, और साथ में शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वाक़ई आपने इतना तूलानी सफ़र और ज़हमतें बर्दाश्त करके इस दयार का इंतख़ाब किया, और हमें ख़ास तौर से जिन जवानों ने एहतमाम किया है, यहाँ की टीम, यहाँ के लोकल सेक्रेटरीज जनाब सैफ साहब, ख़ास तौर से इन लोगों को खिदमत का मौका दिया और इन लोगों ने ये बेहतरीन प्रोग्राम रखा। मैं सिर्फ दो ही बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें जो एक्सपर्ट्स हैं, उलमा हैं और जो कुछ भी हैं वो आप उनसे सुन चुके हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। खाली मैं अंजुमन के बारे में इतना ही जानता हूँ कि इस अंजुमन की जब बुनियाद रखी गई थी, हो सकता है मुझसे पहले किसी मुकर्रिर ने बयान किया हो। हुज़ूर तशरीफ़ लाएँ, सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाला। एक और सलावत पढ़ दें। तो जब अंजुमन की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त जनाब जलालुद्दीन हैदर साहब ने जब इसकी बुनियाद रखी तो 72 आने से बुनियाद रखी गई थी। 72 शुहदाए करबला के नाम से इस बाबरकत
इदारे की बुनियाद रखी गई और उस वक्त से ये तनावर दरख्त कौम की खिदमत कर रहा है। तूफ़ानों में, हालात के और थपेड़ों में, जो कुछ भी है दुनिया के जो भी हालात, अपनी कौम जिन हालात से गुजरी है उन सबको तय करता हुआ मंजिल तक जा रहा है और अपने ही मुल्क में नहीं दूसरे ममालिक में भी माशाअल्लाह से इसकी खिदमत जारी है। तो पहली चीज़ यही है कि अंजुमन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं अपने बच्चों को और जवानों को अर्ज़ करना चाहता हूँ, वह है खुलूस नीयत। कोई काम करें अल्लाह के लिए करें, अगर खुलूस से नीयत के साथ इतना सा पौधा आप लगा देंगे तो अब लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसको बड़ा करना, इसको बुलंदी तक पहुँचाना, ये अल्लाह का काम है और ये अंजुमन ख़ुद उसका वाज़ेह सबूत है और दलील है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि बहरहाल यहाँ तादाद कम दिखाई दे रही है, अगरचे सब एक्सपर्ट हजरात हैं, डोनर्स नहीं है ज़्यादा, और सब एजुकेशन से मुताल्लिक़ और तालीमी मैदान से के माहिरीन जमा किए गए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अंजुमन ने जो काम किया है, मैं जितनी मुख्तसर मालूमात है कि अंजुमन हमेशा कतरा कतरा जमा करती रही है और कतरा कतरा बना के उसको कूदा कूदा और झोली भर भर के उनको लोगों को दिया है और बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। मैं भी यही गुजारिश करूँगा और कहना चाहूँगा कि जो पुराना 100 साल का तजुर्बा है उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर हम जो लोगों के बारे में जिस तरह के भी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या जो लोग भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आप अगर 5 रुपए का कोई मेंबर है उसको भी आप जोड़ के रखें। कहने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा कारनामा नहीं है इसलिए मैं कह भी दूँ तो इसमें कोई बात नहीं, ताकि अंजुमन का भी वो सिलसिला सामने आ जाए कि अंजुमन वाकई क्या थी और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाई बर्थ अंजुमन का मेंबर हूँ, ये बताना चाहता हूँ, बाई बर्थ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कहेंगे मौलाना पैदा होते ही कैसे अंजुमन के मेंबर बन गए? देखिए ये है वो कतरा कतरा। हर आदमी को अंजुमन उस वक्त 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया का मेंबर बनाती थी। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, हमारे जितने भाई बहने हैं, सबको अंजुमन का मेंबर हमारे वालिद साहब ने बनाया था, तो ये उनका काम था। हमारा नाम भी इस लिस्ट में लिख दिया गया और हम भी बहरहाल हो सकता है कुछ अभी हमारे ऊपर बाकी हो या बाकी न हो, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सब बड़े स्केल के ऊपर जमा किया जाए। आप वही स्केल जो वही तरीक़ाकार अंजुमन का था, अगर इसी तरीके से कौम को जमा किया जाए, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन तमाम चीज़ों के प्लेटफॉर्म है, तो उसके ज़रिए से एक बड़ा बजट आपको कतरा कतरा होके मिल सकता है। और याद रखिएगा कि जहाँ पानी ज़्यादा जमा होता है, डैम में गंदगियाँ भी नज़र आती हैं, इधर उधर के जानवर भी नज़र आते हैं, मगर कतरा हमेशा पाको पाकीज़ा ही होता है, ज़्यादातर साफ़ सुथरा ही होता है, उसमें बरकत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ जो मुझे अर्ज़ करना है अंजुमन के लिए कि वाकई ये बहुत अहम चीज़ है कि इस ज़माने में एजुकेशन और तालीम का सिलसिला हर जगह, हर इलाके में उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। मैं सिर्फ इस जगह पर एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, बाकी तो आप लोगों ने सब बयान कर दिया। वो यही है कि अंजुमन के इस प्लेटफार्म पर और इस जलसे का फ़ायदा कम से कम ये हुआ कि हम एक दूसरे को पहचान सकें, और जो लोग खामोशी से खिदमत करने के कायल हैं या कर रहे हैं खिदमत, इस्लाम ने दोनों चीज़ें रखी हैं, कुरान ने दोनों चीज़ें कहा है। सदका दो तो छुपा के दो, इस हाथ से दो तो उस हाथ को पता ना चले, ये भी होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी दो ताकि लोगों को पता चले, जो दे नहीं सकते हैं, जिनकी जेब से नहीं निकलता है, उन्हें पता चल जाए, एक बात। और जब दे रहा है तो किस किस को दिया गया है ये भी पता चल जाए। ऐसा ना हो कि एक ही आदमी मुझसे भी ले जाए, आपसे भी ले जाए, दूसरों से भी ले जाए। और ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा मकसद खुदा है, अल्लाह है, रसूल है, तो हम लोग एक साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे के बारे में अपनी मालूमात एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कौम को बेहतरी की तरफ ला जा सकते हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि खुलूस नियत के साथ काम करें, और अमानत में ही दीन की ज़मानत है, लिहाजा अमानतदारी का भी ख्याल रखें कि पैसा जो भी हम कौम से ले रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी हम सब के ऊपर है। और जो शरीयत ने हमें कानून बनाए हैं, जो मौला कायनात ने हमें बताया है, जो बैतुल माल जिस तरीके से खर्च करना है, मेरा रिश्तेदार है, फैमिली वाला है, साथी है, दोस्त है, जो जहाँ है, अगर अकील जैसा भाई भी है तो मौला कायनात कहते हैं नहीं, एक दाना भी मैं ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो ये अमानतदारी भी हमारी आपकी जिम्मेदारी। बहरहाल मासूम हम नहीं हैं, गलतियाँ भूल चूक हो सकती हैं, जैसा कि मौलाना ने कहा। अगर हम इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे कि इंशाअल्लाह खुलूस नियत के साथ, अमानतदारी के साथ, और सब लोग मिल के ये काम करें,
तो आज वाक़ईन पूरी दुनिया के लोग एक प्लेटफार्म पर जमा हो सकते हैं और दूसरे इदारों के साथ अंजुमन वज़ीफ़ा सादात के इस कारवान में शामिल होकर कौम के मुक़द्दर को और जवानों को बदला जा सकता है। शुक्रिया। मैं फिर से आप तमाम मेहमानों का, जनाब ज़मानत साहब का और तमाम लोगों खिदमतगुजारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो यहाँ की टीम है, लोकल सेक्रेटरी और जो भी हजरात हैं जिस काबिल मैं हूँ, मैं आपकी खिदमत में हमेशा था और हमेशा रहूँगा। उलमाए किराम का, मौलाना वज़ीर हसन साहब का, मौलाना असलम साहब और जनाब मौलाना शाहिद बरदान साहब, मौलाना अस्करी साहब और जो दूसरे यहाँ के उलमा हैं, वाक़ई हमारी टीम भी जिस तरीके से हम लोग इस काबिल भी हैं आपकी खिदमत में है, और इंशाअल्लाह जो भी हमारे लिए मुमकिन है वो आपके ताउन के लिए तैयार है। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया। अब मैं जिस शख्सियत को मदू करना चाहता हूँ वो मोहताज तारुफ़ नहीं है। आपने पुणे जैसे शहर में मसाइल और वसाइल के ज़रिए मोमिनीन पूना को खूब फैज़याब किया है, और इसी के साथ गुज़ार हूँ मौलाना सैयद मोहम्मद असलम क़िबला से, चीफ़ ऑफ शिया उलमा बोर्ड, कि वो आएँ और मोमिनीन के क़ुलूब को अपने बयान से मुनव्वर फरमाएँ। नारे सलवात। नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। नमाज का वक्त बिल्कुल नज़दीक है और हमारे साथ आम तौर से पूरे महाराष्ट्र में यही होता है कि उस वक्त दावत दी जाती है मुझे कि जब मोमिनीन पूरी तरह से थक चुके होते हैं और हर की निगाह घड़ी पर होती है। तो ये तकरीबन हर जगह एक सूरत हाल है। जैसे गन्ने से देखा होगा आपने कि जब तीसरी मर्तबा वो उसका अरक निकाल लिया जाता है तो वो कैफियत जो गन्ने की होती है वही मोमिनीन की हो जाती है। और उस माहौल में सबके जहन में ये बात होती है कि आज मौलाना लोग तो बहुत लंबी तकरीर करते हैं, पता नहीं है कितनी देर बोलेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ पे कितना बोलना है और क्या बोलना है। तमाम लोगों ने बेहतरीन तकरीर की, बहुत उम्दा पेशनहादात, सजेशंस रखे गए और सब ने बहुत मुतासिर किया। कुतुबुद्दीन साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनका एक प्रोजेक्ट हॉस्टल की शक्ल में बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। इसमें भी इंशाअल्लाह मैं इनको ज़बान दे चुका हूँ कि जो कुछ उनसे होगा इंशाअल्लाह वो किया जाएगा। और ज़मानत अली साहब को एक ज़मानत मैं ये देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी शहर पूना में एक खूबसूरत हॉस्टल तैयार किया जाएगा। ज़मानत साहब मेरे रिश्तेदार भी हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, नानियाली रिश्तेदार हैं, ये मेरी वालदा के रिश्तेदार हैं। और इनकी पूरी टीम को शहर पूना में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे आज बहुत मुतासिर किया वो हमारे भाई जनाब रिजवान भोजानी साहब हैं। उनका जो सिस्टम है, उनका जो काम करने का तरीक़ा है, इनको मौका नहीं मिला, वरना ये 1 घंटे से कम नहीं बोलते हैं। क्योंकि वो देख रहे थे कि घड़ी पर भी निगाह थी और कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेपर आ जाए कि साहब आपका वक्त, योर टाइम इज़ ओवर, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जल्दी से इन्होंने ख़त्म कर, इतना कम बोलते नहीं हैं, शायद ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार बोले होंगे। इसलिए बहुत अच्छी हस्ती और पर्सनालिटी है पूना की, इन पे जितना गर्व किया जाए कम है। रिजवान भोजानी साहब, हम पूना वाक़ई एक बहुत ही
खूबसूरत शहर है बइन माना कि यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। मैं शायद ही हिंदुस्तान का कोई शिया शहर हो जहाँ पर मैं न गया हूँ, तब शायद कुछ शहर छूट भी गए होंगे। मैं जानता हूँ कि हमारी फितरत क्या है, हम कितने वसीउल क़ल्ब हैं और कितने तंगदस्त हैं। ये दोनों का मुशाहिदा मैंने गांव-गांव जाकर किया है। पूना के लोग वाक़ईन बहुत ही वसीउल क़ल्ब हैं, बड़े दिल के मालिक हैं और यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं 2 बातें सिर्फ अंजुमन वज़ीफ़े सादात के ज़िम्मेदारों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये 2 काम करेंगे, भाई सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सजेशंस तो मुझे भी तो कुछ इख्तियार आप देंगे कि मैं एक मशवरा मेरा ये है कि एक डिजिटल टेलीविज़न या अगर वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम यूट्यूब चैनल का आप क़याम करें और उसके ज़रिए से आप अपने मैसेजेस और पैगामात पहुँचाएँ। और ये वो प्लेटफार्म है कि जिसके ज़रिए से बहुत काम हो सकता है। याद रखिएगा इस वक्त प्रिंट मीडिया तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है, ये ध्यान में रखिएगा। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब वो दम तोड़ने लगी है और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये जो रैंकिंग दी जाती है मीडिया को आज़ादी की हैसियत से, 180 में हिंदुस्तान का नंबर 159 है, यानी 160 कह लीजिए आप। यानी इससे बेहतर सिर्फ 20 कंट्री हैं मीडिया के मामले में। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये दोनों दम तोड़ रही है। तो अब डिजिटल मीडिया बचता है, सोशल मीडिया बचता है। तो हम ये चाहते ये हैं कि बहुत बड़ा इदारा है, यानी मेरे दादा के ज़माने का है, ये समझ लीजिए। उन्होंने देखा था, मेरे नानी के जो मामू थे, पता नहीं आप में शायद जमानत भाई तो जानते ही हैं, बाकी लोग के लिए मज़ाहिर अहमद साहब, वो सिर्फ एक ही कैलेंडर पे भरोसा करते थे और वो अंजुमन वज़ीफ़े सादात का कैलेंडर था। ये आज से तकरीबन मैं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 60 कहूँगा तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। 50 साल जब मैं बहुत छोटा सा था, 6-7 साल का, तो उस वक्त मुझे याद है कि वज़ीफ़े सादात में क्या लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन जितना बड़ा इदारा है उसको उतना काम करना चाहिए। थोड़ी सी तनकीद भी हो गई है, ज़रूरी नहीं सिर्फ तारीफ़ ही की जाए। खुश करना बहुत आसान काम है, लेकिन जब आप किसी को नाराज़ कीजिए तो उसमें एक तलख़ी होती है, कड़वाहट होती है। इसको और बड़ा होना चाहिए। मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे पूना मिसाल के तौर पे, वहाँ पर आपका एक दफ्तर होना चाहिए। और ये यहाँ के लोग जो मौजूद हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि इस दफ्तर की कफ़ालत, जिम्मेदारी जो है आप ख़ुद उठाएं। ऐसा नहीं किसी के आप हवाले कर दें कि साहब या आपके ज़मानत साहब उसका पैसा दें। जो भी खर्चा आता है, अभी यहाँ पर 5-7 लोग, मेहदी इमाम साहब माशाल्लाह ये भी काफ़ी मजबूत पर्सनालिटी है, इनका भी शिकार हो सकता है। ज़मानत साहब अच्छा जाल लेकर जो है आप इनको फंसाइए और ये आपकी जाल में फंस जाएंगे। अगर न फंसे तो हम लोग तो है ही हैं इंशाअल्लाह ताला। ऐसे 5-6 लोगों को तैयार कीजिए जो मोटे मोटे बकरे हों, समझ रहे हैं, और उनके ज़रिए से आप ये काम इंशाअल्लाह कर सकते हैं। ज़्यादा खर्च नहीं है, मुश्किल से 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर 10-15 लोग मिल जाते हैं तो इंशाअल्लाह ये काम ज़रूर होगा, ताकि जब आपका यहाँ पर मरकज़ होगा, एक सेंटर होगा, आप कह सकते हैं कि हमारी ब्रांचेस इतनी है, जो आपका सोशल मीडिया चैनल होगा, यूट्यूब चैनल, उस पर आप ये बयान कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। याद रखिएगा, मौलाना कर्रार हुसैन साहब क़िबला ने एक बहुत बड़ी प्यारी कही थी, और गुमैल साहब यहाँ मौजूद हैं, वो इसकी तस्दीक करेंगे। बड़ी प्यारी बात कही थी कि जब तंजीमुल मकातिब 70 से पहले के जो है उसमें अशरे में इसकी बुनियाद इसके आसपास रखी गई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 70 से कुछ पहले या कुछ बाद जो है, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तंजीमुल मकातिब की बुनियाद पड़ी थी, जुमला सुने, तो उसका ऑफिस जो है एक जंग आलूद टीम के बक्से में हुआ करता था। जंग आलूद
टीम के बक्से में इतनी गुर्बत थी। आज तंजीम का ऑफिस कहाँ पहुँच गया है, आज उसका जाकर आप देखिए मिसाल के तौर पे करोड़ों में जो है उसका टर्नओवर है। कहने का मकसद ये है थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरी गुजारिश है, पता नहीं आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। एक ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए और इंशाल्लाह यहाँ के मोमिनीन जो है, और कुतुबुद्दीन साहब का भी नाम जो है ये भी माशाल्लाह मजबूत पार्टी है, इनको भी जो है इंशाल्लाह इसमें शामिल कीजिए। ओमान में ये रहते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे 2010 लोग हो जाएंगे तो आपका ऑफिस यहाँ पर होना चाहिए। कभी कभी हमारे सेक्रेटरी साहब जमानत साहब जो है, जमानत अली साहब, इसमें विजिट करते रहें, देखते रहें, तो इंशाअल्लाह इसके बहाने से आप पूरे महाराष्ट्र को कवर कर सकते हैं। नमाज का वक्त तकरीबन हो गया है, इससे ज़्यादा मुझे वक्त लेना नहीं है। मैं भी अपनी जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जमानत साहब और उनकी टीम का बिलखुसूस शहर पूना में, मैं 28 साल से पूना में रह रहा हूँ, और इसके पहले जो प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी मैं शरीक था, और आज भी मुझे ये सौभाग्य, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, सौभाग्य मिला है कि मैं इसके यहाँ पर मौजूद हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मैं जी जी तो बच्चे, छोटे बच्चे हम लोग 45,000 नर्सरी में बच्चों को पढ़ाना, और एक हमारी स्कूल पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए। खुसूसन असलम साहब का, शाहिद प्रधान साहब का, वसीआती साहब का, मरजान मजानी साहब का, और इंशाल्लाह हम लोग नमाज के बाद बैठेंगे और डिस्कशन करना है, और इसका एनुअल प्रोग्राम ये होगा अप्रैल में, इसका बारे में डिस्कशन करना है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शिरकत।